जिहाद की लीपापोती। वैश्विक मीडिया की कश्मीर में हिंदू विरोधी आतंक को सामान्य बनाने की साजिश। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। जब इस्लामी आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं पर हमला किया तो वामपंथी उदारवादी तंत्र तुरंत सक्रिय हो उठा और पीड़ित हिंदुओं की आवाज को दबाकर अपनी धर्मनिरपेक्षता की झूठी कहानी गढ़ने में लग गया, जो हिंदू समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। आज हिंदू समुदाय की स्थिति प्रसिद्ध हिंदी व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की जानी मानी लघु कहानी भेड़े और भेड़िए की याद दिलाती है। कहानी जानवरों के साम्राज्य पर आधारित है, जहां चुनाव होते हैं। हालांकि भेड़े बहुसंख्यक हैं, लेकिन चतुर भेड़िए चालाकी से खुद को सभी जानवरों का रक्षक साबित करने की कोशिश करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि परसाई की कहानी को अक्सर लोकतंत्र पर एक व्यंग्य के रूप में देखा जाता है, पर यह असहाय हिंदू बहुसंख्यकों भेड़ों की हालत भी दिखाती है, जिन्हें चालाक वामपंथी उदारवादी वर्ग भेड़िए अपनी चालों से काबू में रखता है और व्यवस्था पर हावी रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने एक पर्यटन स्थल पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लेकिन इस हमले के पूरी तरह से सामने आने से पहले ही वामपंथी उदारवादी तंत्र हरकत में आ गया है और इस्लामिक आतंकवाद के इस कुत्सित कृत्य को धर्मनिरपेक्षता का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। घटना के चश्मदीद गवाहों के बयानों से यह पुष्टि होने के बावजूद कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, उन्हें अपनी पहचान बताने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था और कुछ मामलों में तो उनके धर्म की पुष्टि करने के लिए उनके कपड़े भी उतार दिए गए थे। मुख्यधारा के भारतीय मीडिया ने सुविधाजनक रूप से इस घटना को एक सामान्य पर्यटक हमले तक सीमित कर दिया है। आदत से मजबूर पश्चिमी मीडिया ने एक कदम और आगे बढ़कर इस नरसंहार को कुछ बंदूकधारियों द्वारा की गई हिंसा के एक कृत्य के रूप में चित्रित किया है और इसके जिहादी मूल को पूरी तरह से मिटा दिया है। कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने हिंसा की रस्मी निंदा तो की, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हत्या की सच्चाई से आंखें मूंद ली। जैसा कि हम आगे के खंडों में देखेंगे, यह प्रक्रिया नई नहीं है। हिंदू विरोधी कहानियां गढ़ने में माहिर वामपंथी उदारवादी गुट फिर से एक और आतंकी हमले को छुपाने में पूरी ताकत लगा रहा है। हिंदू एक बार फिर चुपचाप सहने वाले भेड़ों की तरह खड़े हैं, जबकि वामपंथी भेड़िए तय कर रहे हैं कि संवाद किस दिशा में जाएगा, बिल्कुल परसाई की कहानी की तरह। वैश्विक मीडिया का षड्यंत्र, सत्य का सहार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत कई विश्व नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बिना किसी लागलपेट के आतंकवाद की बात की है। बहुत से नेताओं ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत का पुरजोर समर्थन किया है। दूसरी ओर वामउदारवादी मीडिया किसी दूसरी दुनिया में निवास करता हुआ प्रतीत होता है, जहां आतंकवादी सिर्फ बंदूकधारी हैं और आतंक का एक स्पष्ट कृत्य आतंकवाद के संदिग्ध कृत्य में बदल जाता है। बीबीसी, डॉयचे वेले, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, सीबीसी, फ्रांस 24, अल जजीरा, द गार्डियन आदि प्रमुख पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने पहलगाम आतंकी हमले को हल्का दिखाया है और सस्ते और भ्रामक तरीके से पेश किया है। वे जानबूझकर हमले की असली तस्वीर को दबाते हैं और इस्लामी आतंकवादियों को सिर्फ बंदूकधारी बताकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। उनकी रिपोर्टें बार बार वही घिसी-पिटी कहानी दोहराती हैं, जिसमें कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित इलाका बताया जाता है। इस चालाकी से वे यह संकेत देते हैं
कि पहलगाम का नरसंहार कोई सीधा आतंकी हमला नहीं, बल्कि भारत-पाक संघर्ष की एक और आम घटना है, मानो हिंदुओं का कत्लेआम कोई बड़ी बात ही न हो। आइए इनमें से कुछ सुर्खियों पर करीब से नजर डालें। बीबीसी, भारत प्रशासित कश्मीर में पर्यटकों पर बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। डॉयचे वेले, भारत प्रशासित कश्मीर में पर्यटकों की बंदूकधारियों द्वारा हत्या। द वाशिंगटन पोस्ट, भारत प्रशासित कश्मीर में पर्यटकों पर बंदूकधारियों द्वारा किया गया हमला। सीबीसी, कश्मीरी पर्यटक शहर में बंदूकधारियों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की। द गार्जियन, कश्मीर में संदिग्ध मिलिटेंट्स द्वारा कम से कम 26 पर्यटकों की हत्या। अल जजीरा, भारत प्रशासित कश्मीर में पर्यटकों पर हुए हमलों में 26 लोगों की मौत, पुलिस। द न्यूयॉर्क टाइम्स, कश्मीर में मिलिटेंट्स द्वारा कम से कम 24 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या। आतंकवादियों को बंदूकधारी कहने के साथ साथ कई रिपोर्टें जम्मू कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहकर भारत की संप्रभुता पर चोट करती हैं। वामपंथी उदारवादी मीडिया ने हमेशा कश्मीर को इस्लामी अलगाववाद के चश्मे से दिखाया है, जिहादी मानसिकता के लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की है और भारत को एक अत्याचारी ताकत के रूप में पेश किया है, जो कथित तौर पर कश्मीरियों की इच्छा को कुचलता है। 2024 में जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर भी पश्चिमी मीडिया ने वही चाल चली, भारतीय राज्य को अत्याचारी बताया और अपने भड़काऊ रिपोर्टों के जरिए वहां के कट्टरपंथी तत्वों को और हवा देने की कोशिश की। सितंबर 2024 में द गार्जियन ने अपने एक लेख का शीर्षक दिया, पूरी तरह से निराशा, कश्मीर 2014 के बाद से पहली बार चुनाव को मोदी को खारिज करने के अवसर के रूप में देख रहा है। इस लेख में कहा गया कि यह पहली बार है जब कश्मीरी 2014 के बाद अपने क्षेत्रीय नेताओं के लिए वोट डाल सकेंगे और यह मोदी सरकार द्वारा राज्य का दर्जा छीनने के बाद का पहला चुनाव है। आगे लेख में कहा गया कि कश्मीरी मतदाता इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकार वापस पाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं, जिसे सालों तक दबा दिया गया था। मोदी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में समय सीमा तय कर दी। इस लेख का असली मकसद साफ है, यह दिखाना कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीरियों के अधिकार छीन लिए और अब लोग सरकार से बदला लेने के लिए वोट डालेंगे। यह पश्चिमी मीडिया के उस ढांचे का एक और उदाहरण है जिसमें वे जानबूझकर सच्चाई को दबाते हैं, भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाते हैं और भारतीय राजनीति में जरूरत से ज्यादा दखल दिखाते हैं। हैरानी नहीं कि जब ये मीडिया हाउस कश्मीरियों के अधिकारों की बात करते हैं तो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार और उनके पलायन पर पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। हिंदूफोबिया और जिहादी आतंकी नेटवर्क के प्रति छिपा हुआ समर्थन साफ तौर पर पश्चिमी वामपंथी उदारवादी मीडिया की पहलगाम हमलों की कवरेज में दिखाई देता है। जर्मन ब्रॉडकास्टर DW ने तो पत्रकारिता की सारी सीमाएं पार कर दीं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस पर जोर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलीबारी को आतंकवादी हमला बताया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। शायद DW को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस हमले को साफ शब्दों में आतंकवादी हमला कहा है। अपनी पक्षपाती रिपोर्टिंग को और गहरा करते हुए DW ने आतंकवादियों को भारत विरोधी विद्रोही बताकर उनका बचाव करने की एक और शर्मनाक कोशिश की है और यह कहने की हिम्मत की कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 1989 से विद्रोह चल रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट की कवरेज में पहलगाम आतंकी हमलों को कश्मीर मुद्दे से निपटने में भारत सरकार की कथित विफलता के उदाहरण के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है, न कि हमलों पर रिपोर्टिंग करने का। लेख में कहा गया है,
भारत सरकार ने हाल ही में कश्मीर की नई स्थिरता और बढ़ते पर्यटन की संख्या को दिखाने की कोशिश की है और मुस्लिम बहुल इलाके में असंतोष पर सख्ती से कार्रवाई की है, लेकिन वह अलगाववादी हिंसा को पूरी तरह से खत्म करने में असमर्थ रही है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के बहुमत गुट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को दबाने के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की खुलकर आलोचना की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हमले की रिपोर्टिंग का एक स्क्रीनशॉट कमेटी के एक्स ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें कहा गया, अरे @नाई टाइम्स, देखो, हमने तुम्हारे लिए इसे सही कर दिया है। यह साफ साफ एक आतंकवादी हमला था। चाहे भारत हो या इजराइल, आतंकवाद के मुद्दे पर न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा सच्चाई से भागता है। कट्टरपंथ की ढाल बने पत्रकार। जैसा कि पहले बताया गया है, ये मीडिया हाउस हिंसा को सीधे आतंकी हमला कहने से साफ बचते हैं और इसे भारत पाकिस्तान के बड़े संघर्ष का बस एक और हिस्सा बताकर पेश करते हैं। हिंदू विरोधी एजेंडा और पक्षपाती रिपोर्टिंग के उनके पुराने इतिहास को देखते हुए उनसे यह उम्मीद करना बेकार है कि वे इन हमलों को ईमानदारी से हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के रूप में पेश करेंगे। भारतीय मीडिया के कुछ हिस्से भी पहलगाम हमलों को हिंदू विरोधी हिंसा कहने से कतराते दिखे। ऑर्गेनाइजर, स्वराज्य और ओप इंडिया जैसे कुछ विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर ज्यादातर भारतीय प्रकाशनों ने अपने शीर्षकों में हमलों की सांप्रदायिक प्रकृति को उजागर करने से परहेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और अन्य प्रमुख अंग्रेजी मीडिया की शुरुआती रिपोर्टों में बस इतना कहा गया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, लेकिन यह नहीं बताया कि कट्टर इस्लामी आतंकियों ने खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया था। जब टीवी चैनलों पर हमले के चश्मदीदों के बयान सामने आए, तब जाकर मुख्यधारा मीडिया को मजबूरी में यह मानना पड़ा कि हमले में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया था। भारतीय अंग्रेजी मीडिया भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में वामपंथी उदारवादी ढर्रे का ही पालन करता दिखता है। भले ही वे इसे आतंकी हमला कह देते हैं और चश्मदीदों के बयान भी शामिल करते हैं, लेकिन वे साफ साफ यह नहीं बताते कि यह असल में क्या था, एक सोची समझी हिंदू विरोधी जिहादी साजिश। हालांकि आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी ज्यादातर रिपोर्टें इस हमले की असली जड़ पर चुप्पी साध लेती हैं। इस्लामी कट्टरपंथ की भूमिका, कश्मीर का योजनाबद्ध इस्लामीकरण और कश्मीरी पंडितों का हिंसक सफाया। इधर यूथ की आवाज जैसे कट्टर हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म बेशर्मी से मुस्लिम पीड़ित कार्ड खेलकर विमर्श को और भी गंदे स्तर पर ले जाते हैं। उनके लेखों में जो दलीलें दी जाती हैं, उनका तर्क या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यही कट्टर वामपंथी उदारवादी मीडिया की असली पहचान है। इनकी कोई बात समझदारी की कसौटी पर कभी खरी नहीं उतरती। कश्मीर अभिन्न अंग, लेकिन अभिन्न लोग नहीं नाम के लेख में लेखक रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी पर हमला करता है, उन पर घृणा फैलाने और नरसंहार के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाता है, जबकि पहलगाम में हिंदू नागरिकों पर हुए असली नरसंहार को जानबूझकर अनदेखा कर देता है। जिहादी आतंकियों द्वारा हिंदुओं को चुनकर मारा गया, इस सच्चाई पर बात करने के बजाय लेख सिर्फ उन राजनीतिक आवाजों को बदनाम करने में लगा है जो हिंदू अधिकारों के पक्ष में बोलने की हिम्मत करते हैं। आउटलुक में छपा एक लेख, जिसका शीर्षक है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि मुख्यधारा मीडिया किस तरह बड़ी सफाई से इस्लामी आतंक की हिंदू विरोधी सच्चाई को ढकने का काम करता है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता जैसे घिसेपिटे और भटकाने वाले नारे को दोहराते हुए यह लेख पहलगाम हमले में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाए जाने की सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है और तथाकथित तटस्थ पत्रकारिता के मुखौटे के पीछे छुप जाता है। यह लेख असल में गंभीर पत्रकारिता कम और सद्गुण दिखाने का एक खोखला प्रदर्शन ज्यादा लगता है। हमने बयानों को ध्यान से संभाला है। हम सांप्रदायिक गुस्से को बढ़ावा नहीं देंगे,
जैसे दावों के सहारे लेख यह तर्क गढ़ता है कि हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के कारण मारे जाने की सच्चाई को छुपाना भी कोई जिम्मेदार पत्रकारिता है। वामपंथी उदारवादी मीडिया का दिखावटी सद्गुण प्रदर्शन एक और खतरनाक झूठ को बढ़ावा देता है कि कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथ की आलोचना करना इस्लाम या मुसलमानों पर हमला करने जैसा है। लेकिन यह तर्क सच्चाई से कोसों दूर है। इस्लामिक आतंकवाद पर सवाल उठाना आम मुसलमानों या उनके विश्वासों पर हमला करना नहीं है। लेकिन वामपंथी उदारवादी मीडिया जानबूझकर इस फर्क को मिटा देता है। धर्मनिरपेक्षता की नकली ढाल के पीछे छिपकर ये लोग सच को मरोड़ते हैं, हर आलोचना को इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगाते हैं, बहस को दबाते हैं और हिंदुओं पर हो रही लक्षित हिंसा को सार्वजनिक चर्चा से साफ गायब कर देते हैं। ब्राउन साहिबों की धोखेबाजी। हिंदू विरोधी वामपंथी उदारवादी मनोविकार से संक्रमित भारतीय बुद्धिजीवियों की ब्रिगेड कई किस्मों में बटी हुई है। सबसे ऊपर हैं वह घिसेपिटे एलीट राय बनाने वाले, जिन्हें नेहरूवादी तंत्र ने आज़ादी के बाद से पालपोस कर देश पर थोपा है। ये लोग नागरिक समाज में अच्छी खासी घुसपैठ रखते हैं, अपने घमंड में डूबे रहते हैं और इनके पीछे तथाकथित प्रगतिशील चमचों की पूरी फौज चलती है। इसी वजह से तमाम किस्म के बुद्धिजीवियों में ये सबसे ज्यादा जहरीले साबित हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने अपनी किताब मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग में इसी गिरोह, जिसे आज खान मार्केट गैंग या लुटियन का अभिजात्य वर्ग भी कहा जाता है, की असलियत को बेनकाब किया है। किताब के आखिरी अध्याय गैंग के ब्लॉकबस्टर में श्रीवास्तव ने इनके नकली मुखौटे उतारे हैं और दिखाया है कि कैसे ये तथाकथित बुद्धिजीवी सालों से भारत विरोधी एजेंडे को चालाकी से घुमा फिराकर बेचते रहे हैं। श्रीवास्तव ने अपनी किताब में जिन चेहरों का पर्दाफाश किया है, उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के सांप्रदायिक सच को सोशल मीडिया पर बड़ी चालाकी से ढकते हुए साफ देखा जा सकता है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, यही इनका घिसापिटा नारा है, जिसके सहारे ये लोग लोगों का ध्यान असली जड़ से हटाते हैं और परोक्ष रूप से हिंदू विरोधी नफरत और हिंसा को और ज्यादा फैलाने का माहौल तैयार करते हैं। उदाहरण के तौर पर किताब में उजागर किए गए एक ऐसे ही बुद्धिजीवी जवाहर सरकार ने एक्स पर यह बेहुदा बयान दिया, पहलगाम में मारे गए लोग हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वे सिर्फ भारतीय थे। उन्हें जंगली जानवरों ने मारा था, जो खुद भी गोली खाने के लायक है। वामपंथी तंत्र के जहर से पूरी तरह प्रभावित धर्मनिरपेक्ष भारतीय दिमागों को इस तरह की पोस्ट में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार जैसे लोग धर्मनिरपेक्षता की खोखली बातें घुमा फिराकर पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की हिंदू विरोधी सच्चाई को दबाने का कुटिल खेल खेलते हैं। इसी बहाने ये एक और जहरीला झूठ गढ़ते हैं कि हिंदुओं की पीड़ा पर खुलकर बोलना भारत के विचार के खिलाफ है। सोशल मीडिया इन तथाकथित ब्राउन साहिबों की सुनियोजित और घिनौनी पोस्ट से भरा पड़ा है। वह एलीट वर्ग जो शायद हिंदुओं की आतंकी हत्याओं को अपने जहरीले एजेंडे को आगे बढ़ाने का बस एक और मौका समझता है। हिंदू विरोधी प्रोपेगंडा फैलाने वाली राणा अय्यूब की एक्स ट्विटर टाइमलाइन ऐसी पोस्ट से अटी पड़ी, जिनका मकसद सिर्फ उन लोगों को बदनाम करना है जो पहलगाम हमले के असली सांप्रदायिक सच को उजागर करने की हिम्मत करते हैं। कुछ पीड़ितों को स्थानीय मुसलमानों द्वारा मदद मिलने की घटनाओं को चुन-चुनकर हाईलाइट कर अय्यूब ने इस नरसंहार की असली तस्वीर कि हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर जानबूझकर मारा गया को तोड़मरोड़ कर पेश किया। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अय्यूब लिखती हैं, पहलगाम के पीड़ितों के परिवार वाले और बचे हुए लोग शांति, सुलह और कश्मीरियों के लिए सम्मान की भाषा बोलते हैं। असल में जो लोग उनके दर्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इस त्रासदी को मुस्लिम विरोधी नफरत और घृणित राजनीति को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और बेहुदा बहस चल रही है,
जिसमें ज्ञान बांटा जा रहा है कि पहलगाम हमला असामान्य है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी तो अब तक सिर्फ मजदूरों और कामगारों को मारते थे, पर्यटकों को नहीं। जैसे कि मजदूरों का मारा जाना कोई सामान्य घटना हो गई हो। लेकिन जब पैसे वाले पर्यटक खतरे में आएं, तो अचानक इंसानियत जाग उठती है। कुछ मीडिया आउटलेट्स भी इस नौटंकी में शामिल हैं। हमलों के बाद कश्मीर के पर्यटन कारोबार के संभावित नुकसान पर विलाप करते हुए हजारों रिपोर्टें ठेल रहे हैं। लेकिन जिन हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण मारा गया, उन पर शायद 2 लाइन लिखना भी भारी पड़ गया। इंसानों से ज्यादा पैसों की चिंता, यही है तथाकथित तटस्थ मीडिया का असली चेहरा। हिंदू जागरण का युद्ध घोष। हिंदू मुद्दों की धारणा को पूरी तरह से बदलने के लिए अब एक लंबे और ठोस सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन की सख्त जरूरत है। केवल हिंदू समाज के भीतर से उठी चेतना, गहरी आत्मचिंतन की भावना और मजबूत संस्थागत बदलाव ही उस हिंदू विरोधी वामपंथी उदारवादी गिरोह का मुकाबला कर सकते हैं, जो लगातार हिंदू पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुओं के अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए यह 10 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र प्रस्तुत है। हिंदुओं को अब राजनीति में सक्रिय रूप से उतरना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पूरी ताकत से हिस्सा लेना चाहिए। हिंदू हितों पर फोकस करने वाले नए राजनीतिक दलों का निर्माण और मजबूती जरूरी है। हिंदुओं को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो शांतिपूर्वक सड़कों पर उतरने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू समुदाय के भीतर एकजुटता बढ़ाने के लिए मजबूत स्थानीय नेटवर्क और सहायता समूह खड़े किए जाने चाहिए। मंदिरों को केवल पूजा स्थलों तक सीमित न रखते हुए उन्हें वैदिक शिक्षा और हिंदू चिंतन के जीवित केंद्रों के रूप में पुनर्जीवित करना होगा। मीडिया के झूठ और पक्षपात को उजागर करने के लिए हर हिंदू को सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर काम करना चाहिए। वामपंथी उदारवादी इस्लामवादी गठजोड़ की धमकियों और उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए मजबूत ऑनलाइन सामुदायिक सहायता प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे। धर्मांतरण की धोखेबाज साजिशों के खिलाफ जागरूक रहना होगा और स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। हिंदू वकालत समूहों को पूरे समाज को जागरूक करने के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि लोग खतरों को समय रहते पहचान सकें। सरकार से शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद करते रहना काफी नहीं है। हिंदू समुदाय को खुद आगे बढ़कर अपने लोगों को सनातन धर्म की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के बारे में शिक्षित करना होगा।